नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। शुक्रवार को बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र और पीएम सलाहकार अमित खरे और साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को बद्रीनाथ के प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव पीके मिश्र और पीएम सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश घरियाल पहुंचे और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर विश्व शांति की कामना भी की और साथ ही मंदिर समिति की ओर से उन्हें विशेष प्रसाद स्वरूप भेंट भी दिया गया। और गौरतलब है कि पीएमओ उससे बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे प्रोजेक्ट को बारीकी से देखने के लिए अधिकारियों की टीम उत्तराखंड पहुंची और जहां उन्होंने शुक्रवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। और अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची टीम ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में अब तक कितना काम हुआ है और कितना काम रह गया है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि पीएम मोदी को सौंपी जाएगी। आपको बता दें खबर देहरादून से, जो कि पीएमओ की टीम देहरादून पहुंची और पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र और सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश घरियाल ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद भेंट किए और बता दें कि मुख्य और प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र, सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश घरियाल द्वारा चमोली पहुंचकर बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया था। और इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूरे विशेष कार्यकारी केदारनाथ बद्रीनाथ आपको बताते कि रीडेवलपमेंट का लेकर वर्कर्स भास्कर खुले भी उपस्थित रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें खबर देहरादून से, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे इस दौरान। आपको बता दें कि खबर देहरादून से, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि और जिसको लेकर स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मानते हुए विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और लोगों की सेवा के लिए उनकी इच्छा शक्ति सबके लिए प्रेरणादायक है। आपको बता दें खबर पौड़ी से, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज और इस अवसर पर विधायक राजकुमार पुरी ने याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस दौरान पार्टी के कई नेतागण मौजूद भी रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ के गर्भगृह में लगे प्लेटों के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा है और हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और वही राज्य है कि प्रतिष्ठा का सवाल भी है और इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना लगाया गया है, यह भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह भी कहना है कि केदारनाथ के मामले पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित और वहां के स्थानीय निवासी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, खबर देहरादून से, जो कि पूर्व सीएम ने सरकार पर तंज कसा है और साथ ही आपको केदारनाथ के मुद्दे पर बोले हरीश रावत कि ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें, खबर देहरादून से, जो कि पूर्व सीएम ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक गंभीर है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावना से जुड़ा मामला है, हमारी श्रद्धा का मामला है और इसमें राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है, इसलिए चीजें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। कितना लगा है तो कितना लगा है, और माता को लेकर के जो भ्रम है और क्या तय हुआ था, वो सब चीजें खुलासा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें तीर्थ पुरोहितों से लेकर के सामान्य लोगों के सवाल उठ करके खड़े हुए हैं, तो ये श्रद्धा का मामला से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मगर एक चीज जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है कि भाजपा जो है अपने को ही सनातन धर्म मान लेते हैं, अपने आप को ही हिंदू धर्म मान लेते हैं, अपने आप को ही केदार। खबर देहरादून से, जहां 2016 के बहुचर्चित स्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रतिपक्ष है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि वो किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और नोटिस मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, खबर देहरादून से, जो कि स्टिंग मामले में सियासी पारा बढ़ते हुए दिख रहा है। हरीश रावत का केंद्र सरकार पर कटाक्ष भी सुनने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से आप जवाब देंगे, क्या किसी तरह से, क्या आपको नहीं लगता कि क्या कुछ कहना भी है? जब मामला जीत गया आप उसको गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली आपको बात नहीं लगती? देखिए, जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी, क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तब अनुसार हम जो है नियम का पालन करें। सर, आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग का प्रकरण एक बार फिर से चर्चाओं में है और साल 2016 का बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामला एक बार फिर से सामने आने के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वहीं इस मामले पर सीबीआई ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन बिष्ट को नोटिस जारी किया है और साथ ही सीबीआई ने हाईकोर्ट में इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। और हालांकि इस मामले पर खानपुर से निर्दलीय विधायक ने कहा है कि नोटिस मिलने के बाद न्याय संवत जो भी कार्रवाई होगी
वह की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को पूरा सहयोग करने का भी वादा किया है। तो वही बीजेपी प्रभारी का कहना है कि स्टिंग में उत्तराखंड को लुटाने और आंख बंद करने की बात कही गई है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है। भाई जो कानून संगत कार्रवाई होगी, अगर माननीय न्यायालय में उन्होंने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने दस्तक दी है और उन्होंने वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय के जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में जो है नोटिस जारी हुआ। देखिए, अभी तो मुझे कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है और मामला बहुत पुराना है क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किस न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से उत्तराखंड को लूटने के लिए एक पूरी तरह से खुलेआम जो दुकान खोल दी गई थी और खुलेआम कहा जाए कि मैं आंख बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, सो को तुम ये जिस तरह से अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरह से कृत्य को अंजाम दे रहे थे, तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा और कल देर रात अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में भोगपुर, टाडा और भागमल, कटारपुर, विष्णुपुर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर खनन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर उपखनिज आरबीएम के भरे पकड़े गए और कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि खनन विभाग को भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। कल रात को हमें भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की संभावना के दृष्टिगत शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा रात को 10:30 बजे टीम तैयार करके मौके की ओर रवाना की गई, जिसमें हम स्वयं भी इसमें सम्मिलित थे। रात को 1:30 बजे के आसपास हमें टाना भागमल के क्षेत्र में कुछ ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें हमें जरा उस तरफ जांच की गई, जिसमें कई ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर भाग निकले और 2 ट्रैक्टर हमको पकड़ में आए थे, जिनको रात को स्टोरिंग के समय में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार खनन विभाग की कार्रवाई गतिमान है। कोर्ट के आदेशों के बाद सरकारी तालाबों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कड़ी में जसपुर में भी सरकारी तालाबों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बताया कि सरकारी तालाब की भूमि से करीब 1.5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी सभी सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और जिन लोगों की आशंका होगी उनका निराकरण करने के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक विजेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी जो तालाब की जो नपाई हो रही है वो गलत की गई है और उसको दोबारा से पैमाइश कर दी जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ और जो राजस्व की टीम है हमारी, इसमें एसडीएम है, तहसीलदार हैं और गांव वाले भी काफ़ी उपस्थित हैं, उनके सामने मेजरमेंट कर रहे हैं इसका। जो शिकायत करता है उनका जो भूमि है वो मात्र 53 वर्ग मीटर है और जो तालाब है वो 2.5 बीघे के आसपास। मौके पे तालाब जो 1 बीघा भी नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि कम से कम 1.5 बीघा तालाब जो है उस पर अतिक्रमण है और उसमें जो शिकायत करता है जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उसका भी घर उसमें आ रहा है। मीडिया को साक्षात्कार देखते हुए उत्तराखंड भोजन माता यूनियन की कई भोजन माताओं ने अपनी परेशानियां बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भोजन माताएं 19 से 20 सालों से स्कूल में काम कर रही हैं और इतने साल काम करने के बाद हम भोजन माताओं को भी स्कूल में बच्चे कम होने या स्कूलों के विलय करने कारण के नाम पर भी स्कूलों से निकाला जा रहा है और जिसके पीछे सरकार के शिक्षा के निजीकरण और सरकारी स्कूलों की उपेक्षा और निजी स्कूलों को प्रोत्साहन देने की नीतियां, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव हम भोजन माताओं पर पड़ रहा है और उत्तराखंड में सरकार की गलत नीतियों के चलते
जिसके साथ हम भोजन माताओं को स्कूलों से निकाला जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए हमारी यूनियन 27 जून को देहरादून सचिवालय में प्रदर्शन आयोजित कर रही है। हमारा ये कहना है कि जो भोजन माता हैं 20-25 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही है और इतने साल काम करने के बावजूद भी जो उनको न्यूनतम मानदेय मतलब न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है और न्यूनतम से न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है जो मात्र 3,000 रुपए का है और 3,000 रुपए में उनका घर नहीं चलना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह न्यूनतम मानदेय में काम कराने को बेकार कहा है और इस बेकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारा कहना है हम एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश में जो है एक नागरिक होने के बतौर जो लोगों को यानी कि भोजन माताओं को अपने अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि जो स्कूलों का विलयकरण हो रहा है, इस विलयकरण के चलते जो भोजन माताओं पर बड़ी संख्या पर उनके जीवन का संकट बढ़ रहा है क्योंकि उनका रोजगार जाने का संकट है। तो हमारा ये कहना है कि जब टीचरों को, कर्मचारियों को, सबको शिफ्ट किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है भोजन माताओं को भी शिफ्ट किया जाना चाहिए अलग स्कूलों में और ना कि उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। द्वाराद विकासखंड में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील परिसर पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान तहसीलदार नीना चंद्रा के माध्यम से 12 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा और ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने कहा कि लंबे समय से राज्य की लड़ाई में सबसे पहले रहने वाले आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने के और मासिक पेंशन बढ़ोतरी करने और कोषागार के माध्यम से पेंशन देने और चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि आंदोलनकारियों में रोष पनप रहा है। और इसके अलावा आंदोलनकारियों ने क्षेत्र की पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक उपकरणों के साथ टेक्नीशियन और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करने के और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और मनरेगा कार्यों में आ रही रुकावट को दूर करने, साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं देने और तहसील में रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने की मांग की है। विकासनगर के बीजेपी विधायक द्वारा महात्मा गांधी के संबंध में गलत बयानी करते हुए नाराज विकासनगर के कांग्रेसियों ने भारी रोष देखने को मिला, जहां कांग्रेस जनों ने विधायक का पुतला फूंक विरोध जताया। और वहीं पीसीसी सदस्य संजय जैन ने कहा कि विकासनगर के विधायक एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और जिसके चलते राजनीतिक विरोध होने के बावजूद उनकी विद्वता का सम्मान सभी करते हैं और इसके बावजूद उनके द्वारा महात्मा गांधी के बारे में की गई गलत बयानी को उनके चरित्र में हुए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। ये गत दिवस क्षेत्रीय विधायक द्वारा महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद भी उनके द्वारा ये कहा गया है, मैंने तो एक मुहावरे के रूप में इसको यूज किया है। यह न केवल शर्मनाक है भाजपा की और उसके अनुयायियों की, उसके विधायकों की मानसिकता को बताता है। आज हमें नहीं पूरे देश की जनता आंदोलित है। जब इन लोगों को विदेश में जाना होता है गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे सिर झुकाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए और दिलों में इनके प्रति, गांधी के प्रति जो सम्मान है वो निकल करके आया है। जो विधायक जी ने यहाँ पर बयान दिया है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस जन आक्रोशित है और उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए हमने आज यहाँ पुतला दहन कर। खबर हल्द्वानी से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की और इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एसएसपी ने सम्मानित भी किया। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके अलावा यातायात व्यवस्था पर्यटन सीजन के चलते चाक चौबंद किए जाने को कहा गया है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पहले आपको बता दें कि पहले जिला में मिले अज्ञात शवों के शिनाख्त कर लंबित पड़े मामलों को जल्द खुलासा के निर्देश भी दिए हैं और एसएसपी ने बताया है कि 19 शव ऐसे हैं जो कि अज्ञात है और जिनकी अब तक शनाख्त नहीं हो पाई और जिसके शनाख्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ये अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में, और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया, उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में, और खासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से इस मैक को लेकर अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा, उसमें आगे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों पे आगामी कावड़ और आपका जो आपदा सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने सिख श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और घटना में कार सवार 2 महिला श्रद्धालुओं को चोट लग गई और घायल अवस्था में श्रद्धालुओं को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला श्रद्धालुओं को छुट्टी दे दी गई है और घायलों की पहचान सुखविंदर कौर और मंजीत कौर के रूप में हुई है, जो कि अमृतसर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि महिला श्रद्धालु अपने परिवार के साथ अमृतसर से श्री हेमकुंड साहिब धाम के दर्शन के लिए जा रही थी और घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने की बात लोगों को बताई है। दिनेशपुर में आत्महत्या करने का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के भीतर 2 लोगों की फांसी लगाकर अपनी जान दे देने की मामला सामने आया है और ताजा मामला वार्ड नंबर 5 की है, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जिसकी सूचना दुकानदारों में उसके परिजनों को दिया गया और वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मृतक राजू बड़ोई नाम था इसका, करीब 22-23 साल की उम्र होगी। ये नोएडा का रहने वाला था। इसने दुकान खोली हमारे घर के बगल में 2-2.5 महीने पहले, और ये हमेशा गुमसुम सा रहता था। कल दोपहर के लगभग ये अपनी बाइक लेके दुकान पे आया और अंदर चला गया, शटर को हाफ डाउन करके अंदर चला गया। रात तक जब ये बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों ने वो शंका हुई, परिजनों को खबर किया। जब परिजन आए तो अंदर जाकर देखा कि ऊपर वो बाथरूम में। खबर ऋषिकेश से है, जहां 21 जून को बस स्टैंड रोड पर खड़े ट्रक से 55,000 नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी हुए थे और आपको बता दें कि पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नकदी और जरूरी दस्तावेज बरामद कर लिए और कोतवाली खुशीराम पांडे ने बताया है कि आरोपियों की पहचान आकाश नेगी निवासी मायाकुंड, हैप्पी निवासी वैराज कॉलोनी और मनीष निवासी विस्थापित कॉलोनी के रूप में हुई है और आकाश और हैप्पी पहले भी कई बार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की वजह से जेल की हवा खा चुके हैं। चंपावत में भव्य धूमधाम से के साथ 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव का शुभारंभ हो गया और पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुई स्थानीय महिलाओं और छात्राओं ने सर्वप्रथम चंपावत GGIC से महोत्सव स्थल गौरल चौड़ और मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली और जिसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है और मंच पे आने के कारण से बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पर अपने प्रतिभावान लोगों को भी
आगे निखारने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। आने वाले समय के अंदर जो विकास की मुख्य धारा है वो भी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के नाते से यहाँ पहुँचने से उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक मंच की उपलब्धता है। मैं गोलजी महोत्सव के माध्यम से हमारे कुमाऊं के काली कुमाऊं के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत बधाई देता हूँ। बहुत उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।